अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा फिज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको दोनों एक ही चीज़ का नाम है। इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो हम बाद में देखेंगे। इको या रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि जब आवाज़ जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने लगती है तो उससे टकराकर वापस पलट आती है, तो आवाज़ का टकराकर वापस आना और दोबारा से सुनाई देना इको कहलाता है, या इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाद का आप बड़े एक हॉल के अंदर जो खाली हो, लोग ना हो, उसमें आप बोलते हैं तो आपको आपकी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। ये आवाज़ का दोबारा सुनाई देना ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहलाता है। या कहीं एक खुले मैदान के अंदर लाउड स्पीकर चल रहा हो और जो है उसके आगे कोई बड़ी सी दीवार या पहाड़ वगैरह हो, तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ जो है एक से ज़्यादा दफ़ा सुनाई देती है। ये मज़हर भी जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको की वजह से होता है। तो आपने इस टॉपिक में सबसे पहले डेफिनेशन इसकी करनी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ही आता है, डिफ़ाइन रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। तो इसको हम डेफिनेशन को सबसे पहले देखेंगे। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. जब साउंड जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ऊपर टकराती है, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये पलटकर वापस पहले मीडियम में आ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये फिनोमिना जो है इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था रिपल टैंक वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि वाटर वेव्स के आगे अगर हम एक बार लगा देते हैं या एक रुकावट लगा देते हैं तो वो उसके साथ टकराकर दोबारा वापस आ जाती है, तो उसको हमने रिफ्लेक्शन कहा था। इधर आवाज़ के आगे जब कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कि आपके आगे दीवार आ जाए या कोई और रुकावट आ जाए, तो आवाज़ का उससे टकराकर वापस पलट आना, आपको दोबारा सुनाई देना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको कहलाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है आपने लिख देनी है। इसके बाद आगे इसकी कंडीशन है कि इको के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी हैं, कितनी कंडीशन होना चाहिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये एमसीक्यूज़ में। तो इसको आगे हम अभी पढ़ लेते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। आवाज़ को जो महसूस करने की हमारे दिमाग की हिस्स है, सेंसेशन है किसी आवाज़ को, वो 0.1 सेकेंड तक, यानी कि आपने जो आवाज़ सुनी तो वो आपके दिमाग के अंदर 0.1 सेकंड तक रहेगी। अगर उस दौरान वो आवाज़ दोबारा आपके दिमाग में दाखिल होगी 0.1 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपको जो दोबारा दाखिल हो रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर या इको की फॉर्म में आ रही है, वो सुनाई नहीं देगी। तो आवाज़ को क्लियरली दोबारा सुनाई देने के लिए 0.1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन होना ज़रूरी है। यही बात इधर उसने लिखी है, टू हियर अ क्लियर इको द टाइम इन इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। कि जो क्लियर इको सुनने के लिए आपकी जो आवाज़ जो आपने पहले सुनी या आप बोले उसके और जो रिफ्लेक्ट होकर इको बनकर आवाज़ आप तक दोबारा आ रही है, टाइम ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड से कम होगा तो क्योंकि अभी दिमाग में पहली आवाज़ का ही असर है या उसी को फील की कर रहा है, तो वो आपको इको या रिफ्लेक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। अब अगर हम देखेंगे इसके जो है 0.1 सेकंड में कितना टाइम है या कितनी डिस्टेंस हो रिफ्लेक्टेड सरफेस का और जहाँ से साउंड क्रिएट हो रही है, जिधर से साउंड जो है वो पैदा हो रही है, कितना डिस्टेंस हो ताकि हमें आवाज़ जब हम तक दोबारा पहुँचे तो कम से कम उसको 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे। उसके लिए जो है फिर हम इस वेलोसिटी वगैरह का सहारा लेंगे। इफ़ वी consider speed of sound to be 340 मीटर पर सेकेंड एट आ नॉर्मल टेम्परेचर। फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो है जैसे कि राउंड अबाउट 25 to 30 टेम्परेचर आप ले लें, स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड है। वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो फिर हम इको जो है 0.1 सेकेंड के बाद सुनेंगे। 0.1 सेकेंड के अंदर अगर इको आती है दोबारा आपके कान के पास, या आपका दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। The total distance covered by the sound from the point of generation to the reflected surface and back at least 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड 34 मीटर।
कि जो टोटल डिस्टेंस आवाज़ 0.1 सेकंड के अंदर कवर करेगी, आप जब बोले आपसे दोबारा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आप तक पहुंचने में 34 मीटर का 34 मीटर का डिस्टेंस आवाज़ कवर करेगी, तो 0.1 सेकेंड टाइम उसको लगेगा। मतलब कि आवाज़ को जो टोटल डिस्टेंस जो है 34 मीटर का ट्रैवल करने में 0.1 सेकेंड टाइम लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इको सुननी है तो आवाज़ जो है आपके पैदा जब आपने फर्ज करें ताली ही बजाई, क्लैप किया, तो वहाँ से आवाज़ जो है आगे 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके दोबारा वापस आए आप तक, तो 0.1 सेकेंड टाइम यूज़ करेगी। थस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इको, वाज़े इको सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स, रुकावट का जो सोर्स से कम डिस्टेंस हो, शुड बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस 70 मीटर। तो 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर आवाज़ को आप जब बोलेंगे जाने में लगेगी और फिर आगे दीवार से टकराकर 17 मीटर वापस आने में वो कवर करेगी। तो जो टोटल टाइम वो कंज्यूम करेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो 0.1 सेकेंड। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जिधर आप खड़े बोल रहे हैं उधर से दीवार जिसके साथ आवाज़ ने टकरा कर वापस आना है, कम से कम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर हो, ताकि 17 मीटर आवाज़ जाने में और 17 मीटर आने में कवर करें। तो फिर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप उस इको को सुन लेंगे। या कंडीशन आप ये कह सकते हैं कि क्लियर इको सुनने के लिए दो कंडीशन हैं, कम से कम डिस्टेंस आपका और जहाँ से सरफेस जिससे रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ ने आना है 17 मीटर हो, और जो टाइम ड्यूरेशन हो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो। तो एमसीक्यूज़ में अगर ये आ जाए तो ये दोनों कंडीशंस बेटा अच्छे तरीके से जहन में आप जहनशीन करनी है और इसी तरीके से इनको लिखना है। तो ये था आपका इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाज़ का क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, हम देखेंगे इज़ इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ सेम टर्म्स। तो किसी हद तक ये सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं है, साउंड रिफ्लेक्ट किसी भी सरफेस से हो सकती है, लेकिन इको के लिए ये दो कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी ये ज़रूरी है कि 0.1 सेकेंड का आपका टाइम इंटरवल हो और 17 मीटर का एटलीस्ट डिस्टेंस हो। तो जब भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इसको मज़ीद क्लियरिफाई वहाँ पे किया जाएगा। अब जो है ये कुछ साइड बार्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ब्लू व्हेल 180 डेसिबल रैम्बल इज़ द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। जो ब्लू व्हेल की जो इसकी चिंगाड़ कह लें या चीख कह लें या इसकी जो आवाज़ जो है वो तकरीबन जो है 180 डेसिबल की है, और ये किसी भी जानवर की सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो रिकॉर्ड की गई है। व्हील साउंड्स आल्सो अपीयर टू बी अ पार्ट ऑफ हाईली इवॉल्व्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये इनकी जो साउंड हैं ये भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। सम व्हील्स आर थॉट टू कम्युनिकेट ओवर हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। समुंदर के अंदर जो व्हील्स हैं ये आपस में थाउजेंड्स किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे के साथ अपनी आवाज़ की मदद से कम्युनिकेट कर सकती हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन पार्ट बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल 5 टाइम फास्टर इन वाटर देन इन एयर। जो आवाज़ जो है ये 5 गुना ज़्यादा तेज़ जो है वो फिर समुंदर के अंदर या पानी के अंदर एयर की निस्बत 5 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र करती है। इन एडिशन द टेम्परेचर स्टैटिक्स ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द डेप्थ क्रिएट अ यूनिक साउंड फिनोमेना। गहराई के अंदर समुंदर की गहराई में टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, इसलिए इससे फिर एक यूनिक साउंड फिनोमेना पैदा होता है जिसको आप आगे जाकर अगली क्लासों में देखेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन में एलिफेंट किससे रिलेटेड है। एलिफेंट यूज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एलिफेंट जो हैं ये लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स क्रिएट करती हैं आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। दे लार्ज ईयर्स इनेबल दैम टू डिटेक्ट दीज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव विच हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ। इनके बड़े कान जो हैं उन लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को भी जो है अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके कान बड़े होते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव्स को ईजीली एक्सेप्ट करते हैं। एलिफेंट कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन दिस वे इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय मैनी किलोमीटर्स। उनके दरमियान अगर काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स का फासला भी हो तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाली रेज की मदद से, साउंड वेव्स की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास आगे आ रहा है ये है स्पीड ऑफ साउंड। ये उसने इको को फाइंड करने के लिए एक्टिविटी दी है, इसको हम बाद में देखेंगे, पेपर में ये नहीं आती, बस समझाने के लिए है। स्पीड ऑफ साउंड
ये डिफरेंट जो आपके कह लें कि मीडियम है उनके अंदर साउंड जो है डिफरेंट होती, साउंड की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें जो आपको ये टॉपिक दिया है इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। इसको आपने सारे को याद नहीं करना, ना रट्टा लगाना है, बस इसमें 2-3 बातें हैं उनको जहन नशीन करना है। Sound waves can be transmitted by any medium containing particle that can vibrate। कि साउंड वेव्स हर उस मीडियम में से गुजर सकती हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स हों जो कि वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर के टॉपिक में इसका पढ़ा था हमने, तो वो यही था कि साउंड जो है तब क्रिएट होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड आगे प्रोपिगेट करती है या ट्रांसफ़र होती है। तो साउंड हर उस चीज़ में से, हर उस मीडियम में से गुज़र सकती है जिसके अंदर पार्टिकल्स हों और वो वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है साउंड फिर ट्रैवल करेगी। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। खला के अंदर से साउंड जो है पास नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर जो है पार्टिकल्स, मीडियम, मटेरियल कोई चीज़ नहीं होती स्पेस के अंदर, तो इसलिए वैक्यूम में से साउंड का पास होना नामुमकिन है। जैसे कि आपने एक्टिविटी जो देखी थी बेल जार वाली, तो बेल जार के अंदर से जब हम एयर निकाल लेते थे तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, फिर जैसे ही एयर को रिलीज़ किया जाता था तो दोबारा से आपको आवाज़ जो है सुनाई देने लग जाती थी। However, the nature of medium will affect the speed of sound। ताहम जो मीडियम का नेचर है कि उसकी बनावट है या उसकी कंस्ट्रक्शन है या वो किस चीज़ से बना है, जैसे अगर सॉफ्ट मटेरियल का बना है तो आवाज़ उसमें से कम गुजरेगी, और अगर हार्ड का है तो ज़्यादा जो है उससे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी तरीके के साथ जो है इसकी नेचर जो है मीडियम की या मटेरियल की, उसके ऊपर जो है साउंड इफ़ेक्ट करती है। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम दैट इज़ इन गैसेस। लिक्विड के अंदर बाज़ार हमें लगता है कि पानी के अंदर आवाज़ ट्रैवल नहीं करती, या आवाज़ का जो ट्रैवल करना है वो पानी के अंदर कम है, लेकिन हकीकत में क्या, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो आवाज़ की रफ़्तार है वो गैस की अंदर जो आवाज़ की रफ़्तार से 5 गुना ज़्यादा है। अगर आपकी गैसेस के अंदर यानी एयर के अंदर जो है एयर 5 जो साउंड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से चल रही है, तो पानी के अंदर वो 25 मीटर पर सेकंड के साथ वो चल रही होगी या सफ़र तय करेगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम दैट इन गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये जो सॉलिड के अंदर है 15 टाइम जो है वो गैसेस से ज़्यादा होता है, यानी कि गैसेस की निस्बत 15 गुना ज़्यादा, लिक्विड से भी 10 गुना ज़्यादा और गैसेस से 15 गुना ज़्यादा जो है स्पीड होती है सॉलिड के अंदर आवाज़ की। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। आपको भी शायद कोई आपका बड़ा बताए या पुराने ज़माने में ये होता था, अब तो ट्रेन के वक्त पता है कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है, राब्ते लोगों से हो जाते हैं। तो पहले जो है कान जो है अपने पटरी के साथ लगाकर आवाज़ सुनी जाती थी कि ट्रेन आने वाली है या ट्रेन कितनी पास है या कितनी दूर है, क्योंकि वो 15 गुना जल्दी जो है तेज़ जो है आवाज़ वो ट्रेन के जो गार्डर होते थे उसके अंदर ट्रैवल करती थी। तो शुरू में या आज से 100 साल पीछे की कह लें या 50 साल पीछे कह लें, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये देखने के लिए कि ये पता लगाने के लिए कि ट्रेन कितनी दूर है या कितना फासला उसने भी कवर करना है, तो पटरी के साथ कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। तो क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, उसके बाद गैसेस में ट्रैवल करती है, सबसे एंड के ऊपर जो सबसे लो स्पीड जो है वो एयर के अंदर होती है। तो बेटा इसमें आपने एमसीक्यूज़ में जो है 15 टाइम्स जो है साउंड की स्पीड फास्ट होती है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और 5 टाइम जो है वो लिक्विड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। और दूसरा ये लिखना है कि साउंड जो है किसी भी मटेरियल के अंदर जिसके अंदर पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं उसमें से ट्रैवल कर सकती है, और वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद जो है साउंड की स्पीड आपने बता देना है। बाकी जो है इसको मज़ीद आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। द स्पीड ऑफ साउंड जो है ये फिर कुछ चीज़ों के ऊपर जो है टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है डिपेंड करती है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है कैसे जो है चेंज होते जाते हैं, तो आवाज़ की जो
रफ्तार जो है वो कम या ज़्यादा होती जाती है। तो इसको हम बाद में ये टेबल के अंदर भी देखेंगे। प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, और कम होता जाएगा, चीज़ की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो पार्टिकल करीब करीब एक दूसरे के होंगे तो ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो ये टेबल साथ आपको दिया है, इसको टेबल को आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम के अंदर दिया हुआ है। जैसे एयर के अंदर अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है 331 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 346 मीटर पर सेकंड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 386 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन, हीलियम, लिक्विड, डिस्टिल वाटर, सी वाटर, इनके अंदर जो है इसने डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और वाटर या एयर की जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसने हमें बताया है, जिसके अंदर जो है आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। The speed of sound in air is 343 meter per second at 1 atmospheric pressure and room temperature 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ 343 जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है एयर की स्पीड बताई है, और साउंड की स्पीड बताई है एयर में, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो। स्पीड ऑफ स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। स्पीड जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो चेंज होती है। ये एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो आपने ऑल ऑफ दीज में लिखना है। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है तो फिर उसको टिक करना है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन इन एयर। ये जैसे आपको पढ़ने से भी पता चल गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड और लिक्विड में गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। तो v इक्वल टू एफ लेमडा वाली इक्वेशन को आप यूज़ करें, क्योंकि ये वेव्स के लिए ही है और साउंड भी वेव्स की वजह से प्रोपोगेट करती है। तो इसके लिए भी यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी वेव की जितनी वेवलेंथ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपकी स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। तो इसको जो है इस टॉपिक को आपने 2-3 इसमें से पॉइंट लेने हैं, ज़हन में बिठाने हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे थोड़ी सी कम, और गैसेस में सबसे कम होती है। और इसके बाद जो है जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो और इसके अंदर पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, उसमें से जो है आवाज़ गुजर सकती है। और इसके साथ में ये टेबल आपको दिया है, इसमें से आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये टेबल के जो डिफरेंट जो टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल के लिए है उसको आपने याद करना है। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए रिलेशन वही आपकी वेव इक्वेशन v इक्वल टू एफ लेमडा आ जाएगा। इससे पीछे जो हमने जो टॉपिक देखा ये इको वाला और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाला पढ़ा, इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके लिए जो कंडीशन यहाँ से निकाली जाती हैं वो आपने करनी है, ताकि आपको इसको जो है जो एमसीक्यूज़ में आ जाए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब लास्ट में जो है स्पीड ऑफ साउंड की हम एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं। 11.2 कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर। बड़ी सिंपल सी और आसान सी ये एग्जांपल है कि आपने जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साउंड की, जिसकी स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड है और वेवलेंथ 0.5 मीटर। तो गिवन डेटा में स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ जो है लेमडा इक्वल टू 0.5 मीटर आ जाएगा। यूजिंग द फार्मूला वही जो स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव के लिए हमने वेव इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव की थी, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो वो वैल्यू आप पुट करेंगे, f की वैल्यू जो है फिर आपके पास रीअरेंज करेंगे, f इक्वल टू वी ओवर लेमडा आएगा। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास 0.5 मीटर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 340 मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने जो है ये 340 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा वी ओ लेमडा, वी की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड ओवर 0.5 मीटर। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद 680 हर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो उसने गिवन साउंड आपको दी है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है इको को फाइंड करने का जो मेथड है इसको देखेंगे। और एक चीज़ और मैं बेटा आपको बताता जाऊँ कि आप कोशिश किया करें कि जो लेक्चर आपको, जैसे अब हम कल वाले लेक्चर में हमने देखना है कि मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाई इको मेथड, तो एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसको खुद से पढ़ें, ताकि जो पॉइंट आपको मुश्किल लगे या जिसको अंडरस्टैंड आप ना कर सकें तो वहाँ पर उस पॉइंट पर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकें।
तो इस लेक्चर के भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर किसी चीज़ की अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।